1999 में क्या होता है कि एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है राजस्थान में। मूवी का नाम होता है हम आपके हैं कौन। अब ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो है रात में हंटिंग के लिए निकलते हैं और सलमान खान एक ब्लैक बक को मार देते हैं। अपने ऊपर लगे काले हिरण के शिकार के आरोप पर सलमान ने खुलकर बात की थी इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में। आज हम करेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे थे। तो लास्ट ईयर इसमें से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा था, इसको मैं कराऊंगा आपको बाद में जब ये सेक्शन आएगा। फिर उसके बाद इसमें से एक एमसीक्यू पूछा गया था, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन था। तो मोटा माटी 2 मार्क के सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसमें से लगभग 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक करते हैं। बेसिक में क्या है कि हमारा रिलेशन अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में या अपने आसपास के फ्लोरा और फौना के साथ में कैसा है। देखो इस चैप्टर का एक समरी दे दूं तो हमारा रिलेशन हमारे आसपास के फ्लोरा और फौना के साथ में, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रही है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है, यही पूरे चैप्टर का एक समरी है। तो देखो वी शेयर प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर स्पीसीज, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लाइकेंस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो कहीं ना कहीं इंसान और ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाते हैं और फूड वेब के लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं ये डिग्रेड होते जा रहे हैं। अब मैं प्लांट्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ये इंसानों के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे हमें क्या देते हैं, सॉइल देते हैं। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके फूड्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको एयर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट आपको एयर प्रोवाइड करता है, उसके बाद में फूड प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्रिएशंस आपको कहां देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। और फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया के पास में लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, अगर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। अगर आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ, एक्सट्रीम नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स, तो वहां पे आपको बर्फ मिलेगी। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगी। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ राजस्थान वाले साइड, तो डेजर्ट वाला एरिया मिल जाएगा आपको। अगर आप सेंट्रल इंडिया में आओगे तो सेमी एरिड रीजन मिल जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं इंडिया में क्लाइमेटिक जोन जो है वो बहुत वेरी करते हैं। और जैसे ही क्लाइमेटिक जोन वेरी करेगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, वहां के फ्लोरा एंड फौना अलग हो गए, वहां के एनिमल्स अलग हो गए। इसलिए ना इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा, इन टर्म्स ऑफ फौना। दुनिया का 8% का जो वर्ल्ड स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज जो है वो इंडिया में ही है। मैनी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई। अभी कुछ साल पहले की न्यूज है कि अंडमान और निकोबार में एक बटरफ्लाई मिली थी। वो बटरफ्लाई तो आज तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो एक नई डिस्कवरी थी। तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डाइवर्स है। अगर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन डाइवर्स है, इसीलिए इंडिया फ्लोरा एंड फौना में बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स फूड वेब का एक पार्ट है ये। इसीलिए आप देखोगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो ये है फ्लोरा एंड फौना है, ये कहीं डिस्ट्रेस में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स चले जाओ, वेस्टर्न घाट्स में माइनिंग चल रही है तो वहां का फ्लोरा एंड फौना स्ट्रेस में है। आप हिमालय पे चले जाओ, हिमालय पे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो वहां का फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रेस पे है। नॉर्थ ईस्ट में देखो डेवलपमेंटल वर्क की वजह से वहां का फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रेस में है। इसीलिए हमें क्या करना है, इंडिया की जो फ्लोरा एंड फौना है उनको कंजर्व करके रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल कम्युनिटीज है, क्या कर रही है हमारे इन फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से एक टॉपिक आता है व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग और व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इन ऑर्डर टू सेव फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है 1960s और 70s में क्या होता है, सरकार नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ब्रिटिशर्स के पहले से इंडिया में बहुत ज्यादा हंटिंग होती थी। जब से ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, शौक की तरफ एनिमल्स को मारते थे और उनके चले जाने के बाद भी बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता था उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स थे, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोज हो गया,
एलिफेंट्स हो गए, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही थी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लाया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये ईयर याद रख लेना, ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मेन एम क्या था, इसका मेन ये था कि जो एनिमल्स है जो कि अभी एक्सटिंक्ट होती जा रहे हैं उनके हैबिटाट्स को बचाना है, और दूसरा कि ये जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए, इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लाया था। अब इस कानून का मेन थ्रस्ट क्या था, मेन थ्रस्ट तो ये था कि भैया जो स्पीसीज है उसको एंडेंजर्ड होने से बचाना है, बाद में हंटिंग को बैन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वन हॉर्न राइनो है, इसके हॉर्न के लिए इसको मारा जाता है। टाइगर है, टाइगर के स्किन के लिए उसको मारा जाता है, उसके दांत के लिए उसको मारा जाता है। फिर उसके बाद में इस कानून का मेन थ्रस्ट ये था कि हमें इनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है और इनका ट्रेड को रोकना है। कहीं ना कहीं इनका इलीगल ट्रेड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लाया गया था। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर काम कर रही है। तो सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स को मौका देता है कि वो अपने पॉपुलेशन को वापस से स्टेबल कर सके और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट और हैबिटेट प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस सेवरल प्रोजेक्ट्स। यस, टाइम टू टाइम 1970 से ही जब पॉपुलेशंस कम हो रही थी, टाइगर की, वन हॉर्न राइनोस की, एलिफेंट्स की, तो सरकार टाइम टू टाइम ऐसे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करती है ताकि ये जो एनिमल्स है ये थ्रेटन होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचे रहे। इसमें से फेमस आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो मुझे याद आता है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जहां पे टाइम टू टाइम सरकार इनके लिए प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोज हो गया, हंगुल हो गया। हंगुल ये होता है, बारहसिंगा कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में क्रोकोडाइल्स हो गए, ये हो गया फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल, ये हो गया आपका सॉल्ट वाटर का क्रोकोडाइल, और ये हो गया घड़ियाल। घड़ियाल मतलब लंबी चोंच वाला। और भी बहुत सारे स्पीसीज है जिसको सरकार बचाने की कोशिश में है, जैसे एशियाटिक एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है। ये ब्लैक बक वही ब्लैक बक है, इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। 1999 में क्या होता है कि एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है राजस्थान में। मूवी का नाम होता है हम आपके हैं कौन। तो इसमें सलमान खान होते हैं, तब्बू होती है, सैफ अली खान होते हैं। तो ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं। अब ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो है रात में हंटिंग के लिए निकलते हैं और सलमान खान एक ब्लैक बक को मार देते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, सलमान खान आज तक वो केस फेस कर रहे हैं, आज तक उस केस से बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं आप इंडिया में मर्डर करके निकल सकते हो, लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में फंस गए तो आप नहीं निकल पाओगे। तो यही वो ब्लैक बक है। उसके बाद में स्नो लेपर्ड है, उसके बाद में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इन सारे स्पीसीज को बचाने के लिए सरकार टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट अनाउंस करते रहती है, क्योंकि ये हमारे हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने इनको फुल या किसी किसी एनिमल को पार्शियल लीगल स्टेटस देके रखा है, और इनके हैबिटेट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनकी हंटिंग नहीं कर सकते, और इनका इलीगल ट्रेड आप नहीं कर सकते, वरना आप जेल जाओगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप सरकार ने 1970s के आसपास क्या लिया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में क्यों आया था, पहले उसको ये जानना। देखो क्या हुआ था, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन लगभग 55,000 थी, लेकिन 1960s और 70s आते आते वो 1800 के आसपास रह गई थी। मतलब मोर देन 95% पॉपुलेशन को मार दिया था। मारने का रीजन क्या था, हंटिंग। यहां देखो, अब ब्रिटिशर्स शौक से टाइगर्स को मारते थे। देखो, फन के लिए, मतलब राजा तो फन के लिए जाते थे भाई, शिकार करने के लिए, और शिकार में तो ऐसे ही मार देते थे टाइगर्स को। और टाइगर्स का मारने का और पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि भैया उनका जो ये होता है, दांत जो होते हैं उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, स्किन जो है उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसीलिए मारते थे। अब मेजर टाइगर थ्रेट्स क्या थे इंडिया में टाइगर्स को, सबसे पहले तो पोचिंग, मारा जाता था उनको। दूसरा क्या था कि इनका हैबिटेट श्रिंक हो रहा था। देखो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनका जो घर है, उनका जो जंगल है वो कम कम होते रहेगा। तीसरा ये था कि प्रे ही नहीं मिल रहे थे भैया, खाने के लिए कोई एनिमल ही नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही थी। और टाइगर्स को मारा क्यों जाता है, उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं करके। इसकी वजह से टाइगर्स इंडिया में एक्सटिंक्ट हो रहे थे। वो टाइगर्स जो इंडिया और नेपाल में टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन बनाते हैं, वो एकदम एक्सटिंक्ट होने पे आ गए थे। इसीलिए सरकार ने क्या स्टार्ट किया,
प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब इसका मेन एम क्या था? मेन एम तो यही था कि भैया टाइगर को प्रिजर्व करके रखना है, उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं बनना है, और टाइगर को एज अ बायोडाइवर्सिटी में बचा के रखना है, क्योंकि टाइगर हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे आपको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बुक में इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया है, कोई बात नहीं। ये कहां पे है? उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद में अच्छा एक सेकंड, उसके बाद में आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। अब बचपन से पढ़ रहे सुंदरबन कहां पे है, सुंदरबन कहां पे, सबको पता है सुंदरबन कहां पे। सुंदरबन कहां है? वेस्ट बंगाल में है। हमने मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ते हैं, सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं, सबको पता है। फिर आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहां पे है? राजस्थान में है। उसके बाद आता है मानस नेशनल पार्क, ये कहां पे है? आसाम में है। और पेरियार नेशनल पार्क, ये कहां पे है? केरला में है। इसको याद रखना। अब पेरियार नाम से ही लगता है कि साउथ इंडियन नाम है, ये इजी है याद रखना। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इजी है याद रखना। और सुंदरबन तो सबको ही पता है, सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन नेशनल पार्क इजी है। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल कर लेंगे, 2026 में पूछा गया सवाल है, वो इतना हार्ड एंड टफ सवाल नहीं है। इसमें से अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा दो तो सुंदरबन का क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। तो बी का आंसर क्या होगा? बी का आंसर 1 2 3 होगा। अब बी का 3 कहां दिख रहा है आपको? तो ये रहा बी का 3 आपको यहां दिख रहा है। आंसर क्या होगा? सी इसका सीधा सीधा आंसर होगा। जिसका भी ये पेपर है उसने ए टिक किया, ए इज रॉन्ग, नॉट राइट। अब आते हैं कि और सरकार क्या कर रही है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो होता क्या है, 1980s और 1986 में सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एक्सपांड कर देती है और उसके अंदर बहुत सारे बीटल्स, मॉथ्स और ड्रैगन फ्लाइज, इनको भी इंक्लूड कर देती है, इवन बटरफ्लाइज भी। तो इंडिया में देयर आर सर्टेन बटरफ्लाइज जिनका ट्रेड करना, जिनको मारना, कुछ बीटल्स जिनका ट्रेड करना, उनको मारना इलीगल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, आप जेल जा सकते हो। और 1991 में पहली बार हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिस्ट में किसको इंक्लूड किया? कुछ प्लांट्स को भी इंक्लूड किया, मतलब हमने एनिमल्स को भी इंक्लूड किया, हमने कुछ जो फ्लाइज होती है उनको भी इंक्लूड किया, और हमने प्लांट्स को भी इंक्लूड किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का हमारे वाइल्ड लाइफ और हमारे फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने। उसके बाद आता है और सरकार क्या कर रही है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? हैबिटाट है बहुत सारे एनिमल्स का। अगर आपने फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं किया तो एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इसीलिए सरकार क्या करती है? फॉरेस्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसा क्यों? देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर तो गुजरात तक। अब इंडिया में फॉरेस्ट की वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, कहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहीं मॉन्टेनियस फॉरेस्ट है। तो सरकार क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेती है और इन फॉरेस्ट को कैटेगराइज करती है ताकि उसको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। इसीलिए सरकार ने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। अब नाम में ही लिखा है यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब समथिंग इज वेरी रिजर्व। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप यहां से पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं। ये कंप्लीटली रिजर्व्ड होता है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के लिए, एनिमल्स की पॉपुलेशन के लिए और उनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इंडिया में हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, और ये मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का एकदम बेस बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। मान लेते हैं कि एक फॉरेस्ट है, अब ये इतना फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है या डिप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम क्या है कि ये जो बचा हुआ फॉरेस्ट है हमें इसको और डिप्लीट नहीं होने देना है, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाम में ही तो दिया है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है और डिप्लीशन से बचाना है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरी कैटेगरी आती है अनक्लास फॉरेस्ट की। अब ये अनक्लास फॉरेस्ट क्या होती है? ऐसे फॉरेस्ट जो सरकार के अंडर आते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट एंटिटीज के अंदर आते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो लोकल कम्युनिटीज के अंदर आते हैं, इसे कहते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि जो हमारे अंबानी भाई साहब है, तो अंबानी के पास में खुद का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है वनतारा, जहां पे वो एनिमल कंजर्वेशन वाला काम चलाते हैं। तो अंबानी कौन हुए? प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? अनक्लास फॉरेस्ट में आ गया। उसके बाद आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है, लोकल कम्युनिटीज रहती है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही जंगल है। नागालैंड देख लो, मणिपुर देख लो, मिजोरम देख लो, ये पूरा जंगल एरिया है। अब इस जंगल एरिया में वहां की लोकल कम्युनिटीज रहती है,
तो ऐसे जंगल को हम कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब आते हैं परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, जो हमने अभी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ा ना, इसी को ही हम लोग कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट कहते हैं। अब इसके बाद एक फैक्ट है आपके टेक्स्ट बुक में मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। तो मध्य प्रदेश का 75% जो लैंड है वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? परमानेंट फॉरेस्ट है, और वो कितना है? 75% है। इसी से मिलता जुलता 2026 में एक एमसीक्यू पूछा गया था। सवाल ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, राइट। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, बी इसका सही आंसर होगा। अब ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पे रिजर्व फॉरेस्ट के जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है? रिजर्व फॉरेस्ट तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। अब इसको याद कैसे रखना है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। तो अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो स्टेट है वो कौन से स्टेट है? आपके वेस्टर्न घाट वाले स्टेट है। तो इधर आ गया आपका महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र से नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ गया आपका केरला, ये महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये हो गया आपका केरला, उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप इधर चले जाओ, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इजी है याद रखना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है या एरिया बहुत ज्यादा है? तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। अनक्लास फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा? तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था वो, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात है जहां पे आपको अनक्लास फॉरेस्ट ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे लोकल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा रहती है। अब आते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन। देखो, हमारी कम्युनिटीज जो है, लोकल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज हजारों सालों से जो है इन ट्राइबल एरिया में, इन जंगलों में रहते आ रही है। अब इनको भली भांति पता है कि इन जंगलों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, रादर देन द गवर्नमेंट। वो इस फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स है वो भी निकालते हैं, लेकिन प्लस इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में कैसे अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे। और इसका सवाल भी आता है 5 मार्क का एग्जाम में, या 3 मार्क का सवाल भी आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राजस्थान का। राजस्थान के 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास क्या है? माइंस है बहुत सारी, तो वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है। अब मिनरल्स को निकालने के लिए वहां पे कौन पहुंच गए? माइनर्स पहुंच गए। लेकिन वहां के जो विलेजर्स है, विलेजर्स ने क्या किया? उन माइनर्स को निकाल दिया, भगा दिया वहां से। क्यों भगा दिया? बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है। अब दूसरा आते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब क्या होता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड था, राइट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंड है। तो इन लोग, यहाँ के जो आसपास के जितने भी गांव वाले थे, ये सारे गांव वाले पास में आते हैं और इस 1200 हेक्टेयर लैंड को क्या घोषित कर देते हैं कि ये जो लैंड है ये भैरव देव, दाखो, सोनूचुरी है। इसका मतलब क्या होता है? भैरव देव का मतलब क्या होता है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड भगवान का ये फॉरेस्ट है। जैसे ही आपने इसको बोल दिया कि भैया ये ईश्वर का घर है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? आप यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जो है वो इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते, और इन गांव वालों के अपने खुद के ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कितने सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना। किसी भी एरिया को आप गॉड का घर घोषित कर दो। इसी से रिलेटेड एक मूवी आई थी रिसेंटली, अगर आपने देखी होगी, साउथ की एक मूवी थी कांतारा। अगर आपको याद होगा कि कांतारा मूवी में वो जो फॉरेस्ट है उसको भी दैव का घर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल कम्युनिटीज है हजारों सालों से इस जंगलों में रहते हैं और ये नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर को ही ईश्वर मानते हैं और नेचर को ही भगवान का घर बताते हैं। इसलिए यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं होती, पोचिंग अलाउड नहीं होती और ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। उसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, चिपको मूवमेंट। बहुत फेमस मूवमेंट है, सबको पता है। तो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, लोग आके चिपक गए किससे? झाड़ों से, और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन किया गया। तो ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है बीच बचाओ आंदोलन। अब ये बीच बचाओ आंदोलन क्या है? इन व्यक्ति को देख लो आप, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। अब इन्होंने क्या किया?
इन्होंने ये कहा कि जो इंडिया में फार्मर्स है ना, वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके बिना भी आप क्रॉप्स को उगा सकते हो, आपको हाई यील्ड मिल सकती है। तो ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फार्मर्स को सिखाया कि एक साल में 12 क्रॉप्स कैसे उगाए जा सकते हैं। तो अब ऑब्वियसली इसका इसका क्या लेना देना आपके फ्लोरा एंड फोना से? अरे भैया, जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करोगे तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो आपके फूड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कौन करेगा? आप तो खा तो केमिकल ही रहे हो। तो फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप सच एज बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवोदया। अब यहाँ पे देखो, ये विमेन है, इनका नाम देखो, इन्होंने सीड बैंक चलाया था, सीड बैंक। तो सीड बैंक के थ्रू ये लोगों को बताती है कि आपको केमिकल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपके जो नेचुरल सीड्स है उसका इस्तेमाल करना है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपको सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं करना है, ये इकोनॉमिकली भी वाइबल है और हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम उड़ीसा में ये शुरू हुआ था। अब देखो, नाम में ही दिया है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग, मतलब टू पीपल आर कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे कौन कौन साथ में आएगा? तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी साथ में आएगी, लोकल कम्युनिटी, लोकल एंड गवर्नमेंट। तो लोकल और गवर्नमेंट साथ में मिलके फॉरेस्ट को कंजर्व करती है, इसे कहते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कहां स्टार्ट हुआ था? उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? 1988 में स्टार्ट हुआ था। करते क्या है ये क्या करते हैं? जगह जगह जाते हैं जंगल में और जंगल में रिस्टोरेशन का काम करते हैं। जहां जहां फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है, जहां जहां फॉरेस्ट खराब हो चुका है या खत्म हो चुका है, वहां पे फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, वहां पे बड़े बड़े पौधे लगाते हैं। अब ये काम कैसे करता है देखो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूट। तो ऐसे लोकल विलेज इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। अब ये लोकल विलेज इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? जगह जगह जाता है जंगल में, जहां जहां फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो चुका है। अब जहां जहां फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है वहां जाके ये फॉरेस्ट को अफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक तरफ है लोकल कम्युनिटी, साथ में आके क्या करते हैं? काम करते हैं। अब बदले में ट्राइबल्स को क्या मिलता है? तो ट्राइबल्स को मिलता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने हो गया गम, हो गया गम मिल गया, उसके बाद में शहद हो गया, वो मिल गया, फिर उसके लिए जो तेंदू पत्ता होता है वो मिल गया। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आप ट्राइबल्स को दे दोगे, ट्राइबल्स को बोलोगे ये ले लो, बाहर जाके बेचो, पैसा कमाओ। बदले में और क्या मिलेगा? जो फर्स्ट शेयर ऑफ टिम्बर हार्वेस्ट है वो आपको मिलेगा। बाकी आप सरकार की हेल्प कर दो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। तो दोनों खुश, सरकार भी खुश और लोकल कम्युनिटीज भी खुश। अब आते हैं मेन लेसन, हमने क्या सीखा लोकल कम्युनिटीज से। देखो, लोकल कम्युनिटीज हजारों सालों से इस जंगलों में रहते आ रही है, तो इनको पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इनकी जिंदगी ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है। भाई, खाना कहां से आ रहा है? जंगल से आ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जंगल से आ रहा है। लाइवलीहुड कहां से आ रहा है? जंगल से आ रहा है। तो इनको पता है कि भैया फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं और हमें डेवलपमेंट कैसे करना है। हमें पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है, ना कि एनवायरमेंट को डिग्रेड करके हमें डेवलपमेंट करना है, राइट। अब आता है सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या होता है? जंगल में एक छोटा सा एरिया होता है, तो उस छोटे से एरिया में हंटिंग अलाउड नहीं होती, उसके बाद में ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती और किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। अगर आपने कांतारा मूवी देखा होगा तो कांतारा मूवी में दिखाया है कि पूरे जंगल में कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे दैव रहते हैं। तो सेक्रेड ग्रूव्स इसको ही कहते हैं। नेचर वर्शिप ओल्ड एज ट्रेडिशन है हमारे इंडियन कल्चर का। ये किस बेस पे बिलीव है? कि ऑल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय गॉड इंक्लूडिंग द नेचर। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, फॉस्टर करके रखना है। सच बिलीव हैव प्रोटेक्टेड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट। हमने नेचर को ईश्वर माना है, इसीलिए हमारे देश में फॉरेस्ट अभी टिके हुए हैं, वरना कब के कट जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेक्रेड ग्रुव का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि पूरे जंगल में एक छोटा सा एरिया होता है, उस वहां पे हम भगवान की मूर्ति रख देते हैं या फिर कोई टीका लगा देते हैं वहां पे और कहते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो ईश्वर का या किसी देवी का घर है। कभी भी आप जंगल में जाइए, एक छोटा सा पैच वर्क मिलेगा आपको, एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया मिलेगा आपको, जहां पे कोई भी किसी मतलब कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये ईश्वर का घर है। अब कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, आपने एक छोटे से एरिया को ईश्वर का घर बोल दिया, उसकी वजह से आपने फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा दिया। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में तो हजारों सालों से चलते आ रहा है, लेकिन आज इंसान की लालच इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान ने भगवान को भी नहीं छोड़ा,
वेस्टर्न घाट चले जाओ आप, वहां पे आपको जिंदल स्टील के कितने सारे प्लांट्स मिल जाएंगे जो फॉरेस्ट को खराब कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, हमारे इंडियन कल्चर में आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मिलेंगे जहां पे हम फ्लोरा एंड फौना को बचाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मुंडाज और संथाल, ये कौन है? ये ट्राइबल ग्रुप है। कहां रहते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, आज का जो झारखंड है उस वाले रीजन में। तो ये लोग क्या करते हैं, दो ट्रीज का वर्शिप करते हैं, महुआ और कदम ट्री का। और किसको वर्शिप करते हैं? टैमरिन, इमली की झाड़ को, मैंगो ट्री, बनियान ट्री। तो इनको भी ये क्या करते हैं, इनको भी ये वर्शिप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने फ्लोरा को बचा के रख रहे हैं। नेचर वर्शिप इज प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग द नेचर। अब इसके बाद में सेक्रेड ग्रूव्स एंड इंडियन सोसाइटी। अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो हमारे कल्चर में ही कहीं ना कहीं अलग अलग रिलीजन में नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात की है। आपने देखा होगा आपकी मम्मियां झाड़ को ऐसा धागा बांधती है। आपने देखा होगा जो फार्मर्स है वो महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कॉल्ड एज पोला। पोला का मतलब क्या होता है कि इस दिन क्या होता है, फार्मर अपने जो बैल होता है उसकी सजावट करता है, उसकी पूजा करता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको हेल्प कौन करता है? यही एनिमल करता है। तो हो गया ना ये एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा, प्रोटेक्शन ऑफ फौना। अब ये देखो, ये कौन सा माउंटेन है? कैलाश माउंटेन है। तो हम इस कैलाश माउंटेन की पूजा करते हैं, हम इनको डिग्रेड नहीं होने देते। तो हमने माउंटेन को सीक्रेट बना के रखा है, हमने जंगल को सीक्रेट बना के रखा है, हमने एनिमल्स को सीक्रेट बना के रखा है, हमने ट्रीज को सीक्रेट बना के रखा है। इससे इंडियन कल्चर से ये पता चलता है कि हम लोग नेचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ सालों में आप देख सकते हो कि हमने रिवर्स को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो गंगा रिवर है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, चाहे वो दूसरी रिवर है। नाम तो हमने उसको ईश्वर का दे दिया, लेकिन हम उसको गंदा बहुत करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप नेचर के आसपास में कुछ भी चीज देखो, चाहे वो कोई छोटा वाटर बॉडी हो, छोटा प्लांट हो, उसको खराब मत करिए, क्योंकि नेचर ही ईश्वर है, ईश्वर ही नेचर है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कम्युनिटीज इंडिया में जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो वो सलमान खान के पीछे जो लगा है लॉरेंस बिश्नोई, ये वही बिश्नोई है जिनके एरिया से आपने ब्लैक बक को मारा था। सलमान खान की बात कर रहा हूं। अब यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एनिमल्स की, इनके कल्चर का ही पार्ट है एनिमल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चिंकारा की पूजा की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नील गाय हो गया, पिकॉक हो गया, ये इनकी कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट है, इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाता। ऐसा तो कहते हैं कि जो बिश्नोई विमेन होती है, जब कोई डियर की मां मर जाती है तो उन डियर को दूध पिलाने का काम कौन करता है? ये बिश्नोई की समाज की महिलाएं करती है। तो देखो कितने ज्यादा इंटीग्रली कनेक्टेड है ये एनिमल से। और यहाँ पे एक बुद्धा का बहुत ही अच्छा कोट है। हमारा चैप्टर लगभग एंड हो चुका है, तो बुद्धा का कोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बुद्धा ने ट्री के ऊपर बहुत ही अच्छा कोट लिखा है। तो बुद्धा कहते हैं कि जो झाड़ है एक बहुत ही काइंड और ये है साइन है बेनेवलेंस का। अपने सस्टेनेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बहुत ही जनरस है। और ये क्या करता है, उन लोगों को भी शैडो प्रोवाइड करता है जो इसको काटने के लिए आते हैं। है ना, कितना अच्छा कोट है। बहुत ही बेनेवलेंस है, बहुत ही क्या है, दयालु है, बहुत ही काइंड है। कौन? ट्री। जो इसको मारने आते हैं ये उनको भी शैडो देता है। तो ये है नेचर आपके लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करके रखे और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।